My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, पिछली कुछ कक्षाओं से हम सभी लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो प्रिय विद्यार्थियों जिसका मसौदा हम सभी लोगों के सामने है, जिसका मसौदा वर्तमान सरकार ने प्रस्तुत किया है और जो अभी जो है पार्लियामेंट में प्रस्तुत होगा, उसके बाद यह एक अधिनियम बन जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, उसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है प्रिय विद्यार्थियों, इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या बातें हैं। और इसी चरण में प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोगों ने सबसे पहले जो है स्कूल एजुकेशन के बारे में चर्चा किया था। इससे रिलेटेड क्लास, इससे रिलेटेड वीडियोज आप सभी लोगों के पास है, आप प्लेलिस्ट में जा करके आसानी से सर्च करके देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उसके बाद हम सभी लोगों ने हायर एजुकेशन स्टार्ट किया था, उच्चतर शिक्षा स्टार्ट किया था और उच्चतर शिक्षा से रिलेटेड एक क्लास हम लोगों की हो चुकी है, एक वीडियोस प्लेलिस्ट पर है प्रिय विद्यार्थियों। उस वीडियो को आप जा करके आसानी से प्लेलिस्ट में जा करके सर्च करके देख सकते हैं यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो। प्रिय विद्यार्थियों, उस क्लास में हम सभी लोगों ने हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा से रिलेटेड जो गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, भारतीय उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों जो कुछ कहा गया था, जो कुछ क्वालिटी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, अ न्यू फॉरवर्ड लुकिंग विजन्स फॉर इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम, इसके बारे में जो कुछ भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया था प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में हम सभी लोग चर्चा कर चुके हैं। और उसी क्लास में प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोगों ने जो सेकेंड पॉइंट था वो था इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन के तहत हम सभी लोगों ने देखा था कि कैसे जो है आने वाले समय में जो हायर एजुकेशन है या उच्चतर शिक्षा है उसमें संस्थागत पुनर्गठन और समेकन का कार्य किया जाएगा। इसके लिए नई शिक्षा नीति में क्या क्या प्रावधान किया गया है, कौन कौन सी बातें कही गई हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की क्लास में, आज की कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहा जा रहा है, नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहा जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों, उसमें के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा में होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन या समग्र और बहुविषयक शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी बातें कही गई हैं प्रिय विद्यार्थियों, क्या क्या सुझाव दिया गया है जिसका अनुपालन करके, जिस पर हम सभी लोग चल करके आने वाले समय में उच्चतर शिक्षा में एक होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की व्यवस्था, समग्र और बहुविषयक शिक्षा की व्यवस्था को हम सभी लोग बना पाएंगे। उसके लिए नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या प्रावधान किया गया है प्रिय विद्यार्थियों, जिससे कि आने वाले समय में हम सभी लोग या हायर एजुकेशन जो है, उच्चतर शिक्षा जो है, समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर बढ़ सके, टुवार्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की तरफ बढ़ सके। तो चलिए दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए, कक्षा को स्टार्ट किया जाए। इससे पूर्व आप सभी प्यारे भाई और बहनों से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप इस वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो उसको भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ जो भी आपकी समस्याएं होंगी उनका भी समाधान करने का प्रयास करेंगे और जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे, वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे, उन सुझावों पर अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को पे कमेंट्स करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। और साथ ही साथ जिन प्यारे भाई और बहनों ने
प्रिय विद्यार्थियों ने और प्रिय साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी कोर्स से रिलेटेड, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार अपनी कोर्स से रिलेटेड वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करके देख पाएँ, खोज पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, तो जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक घंटी का आकार है, एक बेल का आइकन बना है, यदि वह लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर, उसको दबाने पर कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे, उन सभी नए वीडियोज की सूचना, उन सभी नए वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड होगा वो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो पे कमेंट्स करिए, और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने प्रारंभ में ही चर्चा किया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन के बारे में जो कुछ भी कहा गया है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इससे रिलेटेड एक क्लास हम लोगों की हो चुकी है, इससे रिलेटेड एक वीडियो जो है वो प्ले लिस्ट में है, आप उसमें को आसानी से प्ले लिस्ट में जा करके सर्च करके देख सकते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत आज हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम सभी लोग देखेंगे कि समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर या टुवार्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के अंतर्गत न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या बातें कही गई हैं, कि किन किन बातों पर या किन किन जो है पॉइंट्स पे, किन किन बिंदुओं पर हम अमल करते हुए आने वाले समय में जो हायर एजुकेशन है, हमारा उच्चतर शिक्षा है, उसको एक होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन या समग्र और बहु शिक्षा की ओर हम लेके जा सकते हैं, उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तो इससे संबंध में जो कुछ भी बातें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है उसके बारे में हम सभी लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो है जो हमारी प्राचीन परंपरा रही प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे देश की प्राचीन शिक्षा परंपरा रही है, उन्हीं शिक्षा परंपराओं से लेकर के, वहीं से शिक्षा लेकर के, वहीं उन्हीं की बातों को लेकर के जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाने का प्रयास किया गया है। उसमें जो हमारी प्राचीन परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं में जो अच्छी बातें थी, जो वहाँ की विशेषताएं थी, उन्हीं विशेषताओं को लेकर के उस समय के जो व्यापक साहित्य रहे हैं, उस समय के जो विश्वविद्यालय रहे हैं, उन विश्वविद्यालयों में शिक्षा कैसी थी, उन विश्वविद्यालयों में समग्र और बहुविषयक शिक्षा कैसे प्रदान की जाती थी, वहाँ से शिक्षा लेते हुए, वहाँ से प्रेरणा लेते हुए नई एजुकेशन पॉलिसी में या नई शिक्षा नीति में जो है समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए कुछ बातें कही गई हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भारत में समग्र और बहुविषयक तरीके से सीखने की एक प्राचीन परंपरा है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों से लेकर ऐसे कई व्यापक साहित्य हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विषयों के संयोजन को प्रकट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, जैसा कि हमने प्रारंभ में ही चर्चा किया
क्या कहा जा रहा है कि हमारा देश जो भारत है, हमारे देश भारत में समग्र और बहुविषयक तरीके से सीखने की एक प्राचीन परंपरा रही है। अर्थात जिस समग्र और बहुविषयक शिक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं, होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यह होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन हमारे देश में प्राचीन काल से ही प्रदान की जा रही है। हमारे देश या हमारे जो प्राचीन शिक्षा पद्धति उसकी ये परंपरा रही है, एक प्राचीन परंपरा रही है समग्र और बहुविषयक शिक्षा प्रदान करने की। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग नाम सुने होंगे, तक्षशिला विद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और इसी तरह के प्राचीन विश्वविद्यालय रहे हैं जहां पर एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा प्रदान की जाती रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसकी चर्चा की गई है कि तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों से लेकर ऐसे कई व्यापक साहित्य हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विषयों के संयोजन को प्रकट करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो समग्र और बहुविषयक शिक्षा की बात की जा रही है, समग्र और बहुविषयक शिक्षा हमारे लिए कोई एक नया संप्रत्यय नहीं है, कोई नया प्रत्यय नहीं है, बल्कि यह हमारे विश्वविद्यालयों में पहले से दी जाती रही है, एक प्राचीन परंपरा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, इंसानी सृजन के सभी क्षेत्र को कलाओं के रूप में देखा जाना चाहिए, यह भारतीय चिंतन की देन है। प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा इंडियन थॉट है, जो भारतीय चिंतन है या प्राचीन भारतीय चिंतन है, उसमें यह बातें कही जाती है कि जो इंसानी सृजन है या जिसमें जो है जो जितने भी विभिन्न विषय होते हैं, जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया या प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, व्यवहारिक कोर्सेज हैं, इन सभी को हमें एक कला के रूप में और समग्र के रूप में देखना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इसी बात को इंग्लिश में कहा गया है कि द वेरी आइडिया दैट ऑल ब्रांचेज ऑफ क्रिएटिव ह्यूमन endeavors including mathematics, science, vocational subjects, professional subjects and soft skills should be considered arts indeed has distinctly Indian origins। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है कि इंसानी सृजन के सभी क्षेत्र, अर्थात ऐसे क्षेत्र जिनको इंसानों के द्वारा बनाया गया है, जैसे हम ही सभी लोगों ने मिलकर के गणित विषय, विज्ञान विषय या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज को बनाया है और इनको हमने अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है। परंतु जो हमारा प्रकृति है, नेचर में कभी भी इस सभी विषय या सभी विषयों के ज्ञान अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, सभी विषयों के ज्ञान जो है एक साथ एक समग्र रूप में होते हैं। तो वही बातें यहाँ पे कही जा रही है कि इंसानी सृजन के सभी क्षेत्र, जिसमें गणित का ज्ञान हो गया, विज्ञान का ज्ञान हो गया या जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं या वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सभी विषयों का जो ज्ञान हो गया, इन सभी को हमें एक आर्ट्स के रूप में देखना चाहिए, एक कला के रूप में देखना चाहिए। और यह हमारा जो इंडियन थॉट है, जो प्राचीन भारतीय विचार, प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय चिंतन की देन है कि सभी कौशलों को या सभी विषयों को एक कला के रूप में देखा जाए। द वेरी आइडिया दैट ऑल ब्रांचेज ऑफ क्रिएटिव ह्यूमन एंडीवर including mathematics, science, occasional subjects, professional subjects and soft skills should be considered arts indeed has distinctly Indian origins। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से ध्यान से देखिए कि कहा जा रहा है कि जितने भी विषय हैं या जितने भी क्षेत्र हैं जिनको इंसानों ने या हम लोगों ने बनाया है, इंसानी सृजन के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, उन सभी को एक कला के रूप में देखा जाना चाहिए। और यह जो है, यह जो थॉट है, यह जो विचार है, वो भारतीय विचार है, भारतीय चिंतन की देन है। प्रिय विद्यार्थियों, विभिन्न कलाओं के ज्ञान के इस विचार या जैसा कि आधुनिक युग में जिसे हम लोग लिबरल आर्ट्स कहते हैं, या कलाओं का एक उदार नजरिया है जिसको हम लोग लिबरल आर्ट्स कहते हैं, तो आधुनिक युग में जिसे लिबरल आर्ट्स कहा जाता है को भारतीय शिक्षा में पुनः शामिल करना ही होगा, चूंकि यह वही शिक्षा है जिसकी 21st सेंचुरी या 21वीं शताब्दी में आवश्यकता होगी। प्रिय विद्यार्थियों, इसी बात को इंग्लिश में कहा गया है कि दिस नोशन ऑफ नॉलेज ऑफ मेनी आर्ट्स और व्हाट इज मॉडर्न टाइम्स इज ऑफन कॉल्ड द लिबरल आर्ट्स, दैट इज अ लिबरल नोशन ऑफ द आर्ट्स मस्ट बी ब्रॉट बैक टू इंडियन एजुकेशन as it is exactly the kind of education that will be required for the 21st century। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है कि विभिन्न कलाओं के ज्ञान के इस विचार या जैसा कि आधुनिक युग में जिससे क्या कहते हैं हम सभी लोग,
जिसको प्रिय विद्यार्थियों लिबरल आर्ट्स नाम दिया जा रहा है। लिबरल आर्ट्स अर्थात कलाओं का एक उदार नजरिया कहा जाता है, को भारतीय शिक्षा में पुनः शामिल करना ही होगा, चूंकि यह वही शिक्षा है जिसकी हमें 21वीं शताब्दी में आवश्यकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि जो लिबरल आर्ट्स है, जिसको हम लोग लिबरल आर्ट्स या लिबरल नोशन ऑफ द आर्ट्स कह रहे हैं, जहां पर नॉलेज ऑफ मेनी आर्ट्स, जो विभिन्न कलाएं हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न विषय हैं, उन सभी का ज्ञान जो है उसको हम लोग एक लिबरल आर्ट्स के रूप में कह रहे हैं, या जो कलाओं का ज्ञान है उसको हम लोग एक लिबरल आर्ट्स कह रहे हैं। यही लिबरल आर्ट्स जो है हमारे भारतीय शिक्षा में पुनः शामिल होना चाहिए, क्योंकि इसी की आवश्यकता 21वीं शताब्दी में है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बल दिया गया कि लिबरल आर्ट्स को भारतीय शिक्षा में पुनः शामिल करना होगा, क्योंकि जो 21वीं शताब्दी है, 21st सेंचुरी है, इस 21st सेंचुरी में इसी लिबरल आर्ट्स की एजुकेशन की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि आकलन से पता चलता है कि स्नातक शिक्षा के दौरान ऐसी शैक्षणिक पद्धतियां जो STEM, दैट इज S फॉर साइंस, T फॉर टेक्निक या टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग एंड M फॉर मैथमेटिक्स, तो STEM या विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी और गणित के साथ मानविकी और कला शिक्षा को समाहित करती हैं। तो रचनात्मकता और नवाचार, आलोचनात्मक चिंतन एवं उच्च स्तरीय चिंतन की क्षमता, समस्या समाधान योग्यता, समूह कार्य में दक्षता, संप्रेषण कौशल, सीखने में गहराई और पाठ्यक्रम के सभी विषयों पर पकड़, सामाजिक और नैतिकता के प्रति जागरूकता आदि जैसे सकारात्मक शैक्षणिक परिणाम प्राप्त हुए हैं, और साथ ही समग्र और बहुविषयक शिक्षा दृष्टिकोण के माध्यम से अनुसंधान में भी सुधार और बढ़ोतरी हुई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या नई शिक्षा नीति है, उसमें कहा गया है कि आकलन से यह पता चला है कि स्नातक शिक्षा अर्थात अंडर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में जो शिक्षा है विद्यार्थियों, स्नातक शिक्षा के दौरान ऐसी शैक्षणिक पद्धतियां जो STEM, S फॉर हो गया हमारा साइंस, T फॉर हो गया टेक्नोलॉजी, E फॉर हो गया इंजीनियरिंग और M हो गया मैथमेटिक्स, तो STEM के साथ मानविकी और कला शिक्षा को समाहित करती हैं। ध्यान दीजिए, STEM अर्थात साइंस एजुकेशन, और उसी के साथ साथ ह्यूमैनिटीज की बात हो रही है, मानविकी और कला शिक्षा की बात हो रही है, तो इन तीनों को समाहित किया जाता है। और जब तीनों का संयोजन होता है, तीनों को समाहित किया जाता है, तब क्या होता है, तब रचनात्मकता, नवाचार, आलोचनात्मक चिंतन, उच्च स्तरीय चिंतन की क्षमता, समस्या समाधान की योग्यता, समूह कार्य में दक्षता, संप्रेषण कौशल, सीखने में गहराई और पाठ्यक्रम के सभी विषयों पर पकड़, सामाजिक और नैतिकता के प्रति जागरूकता आज जैसे सकारात्मक शैक्षिक परिणाम प्राप्त हुए हैं, और साथ ही समग्र और बहुविषयक शिक्षा दृष्टिकोण के माध्यम से अनुसंधान में भी सुधार और बढ़ोतरी हुई है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, इसका अभिप्राय यह है कि जब साइंस एजुकेशन, मानविकी और कला शिक्षा, इन तीनों को एक साथ मिलाया गया, इन तीनों को एक साथ समाहित किया गया, तो जितने भी कौशल हैं प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, सकारात्मक शैक्षणिक परिणाम प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, यदि रिसर्च की बात की जाए तो रिसर्च में या अनुसंधान में भी सुधार और बढ़ोतरी हुआ है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों हम कह सकते हैं कि समग्र और बहुविषयक शिक्षा का जो दृष्टिकोण है उसकी आवश्यकता 21वीं शताब्दी की शिक्षा के लिए है। और 21वीं शताब्दी की शिक्षा में जब समग्र और बहुविषयक शिक्षा अर्थात होल और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रदान की जाएगी, तभी 21वीं शताब्दी की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो पाएगी। विद्यार्थियों, इंग्लिश में कहा गया कि असेसमेंट्स ऑफ एजुकेशनल अप्रोचेज in undergraduate education that integrate the humanities and arts with STEM have consistently showed positive learning outcomes, including increased creativity and innovation, critical thinking and higher order thinking capacities, problem solving abilities, teamwork, communication skills, more in-depth learning and mastery of curricula across fields, increase in social and moral awareness, etc. Besides general engagement and enjoyment of learning,
Research is also improved and enhanced through a holistic and multidisciplinary education approach. तो प्रिय विद्यार्थियों, जो इंग्लिश में बातें कही गई वहां पर भी पूरी तरह से स्पष्ट है कि असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल अप्रोचेज इन अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन दैट इंटीग्रेट्स द ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स विद स्टेम। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ह्यूमैनिटीज को, आर्ट्स को और स्टेम, स्टेम फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स को, जब इन तीनों को जोड़ा जाता है जो कि अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में होता है, तो इन तीनों को आपस में जोड़ने के उपरांत प्रिय विद्यार्थियों देखा गया कि पॉजिटिव लर्निंग आउटकम्स आते हैं, सकारात्मक जो है या रचनात्मक जो है शिक्षा के परिणाम आते हैं। दैट इंक्लूड्स इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी या रचनात्मकता या सृजनात्मकता में वृद्धि होती है। तो दैट इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस, अर्थात नवाचार में वृद्धि होती है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग, अर्थात जो चिंतन है वो आलोचनात्मक चिंतन और उच्च स्तरीय चिंतन में वृद्धि होती है। समस्या समाधान योग्यता या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज में वृद्धि होती है। समूह में कार्य करने की जो योग्यता होती है विद्यार्थियों, समूह कार्य की दक्षता की वृद्धि होती है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स या संप्रेषण कौशल में वृद्धि होती है। मोर इन डेप्थ लर्निंग एंड मास्टरी ऑफ करिकुला अक्रॉस फील्ड्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो भी सीखते हैं बच्चे या जो भी छात्र सीखते हैं उसमें सीखने में गहराई होती है और साथ ही साथ पाठ्यक्रम के सभी विषयों पर उनकी पकड़ मजबूत होती है। इंक्रीज इन सोशल एंड मोरल अवेयरनेस, साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार की होलिस्टिक या मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के द्वारा सामाजिक और नैतिकता के प्रति भी जागरूकता होती है, अर्थात इंक्रीज इन सोशल एंड मोरल अवेयरनेस बिसाइड्स जनरल एंगेजमेंट एंड एंजॉयमेंट ऑफ लर्निंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो इनकी शिक्षा होती है, जो सब्जेक्ट की शिक्षा होती है, विषयों की शिक्षा होती है, उन शिक्षाओं के साथ साथ भी जब हम मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाते हैं तो इतनी फायदे हमें होते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों इन सभी योग्यताओं, इन सभी क्षमताओं के विकास के साथ साथ ही यह भी देखा गया कि रिसर्च इज आल्सो इम्प्रूव्ड एंड एनहांस्ड थ्रू ए होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन अप्रोच। तो विद्यार्थियों, जब रिसर्च में भी वृद्धि होती है, जो हमारे अनुसंधान है या शोध के कार्य हैं वहां पर भी सुधार और बढ़ोतरी होती है। तो इसीलिए यह कहा गया कि आने वाले 21वीं शताब्दी के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, होलिस्टिक एजुकेशन अनिवार्य है और आवश्यकता इसी प्रकार की एजुकेशन प्रदान करने की है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगले बिंदु में कहा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की सभी क्षमताओं, दैट इज बौद्धिक क्षमता, सौंदर्यात्मक क्षमता, सामाजिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, भावात्मक क्षमता तथा नैतिक क्षमता या नैतिक योग्यता को एकीकृत तरीके से विकसित करना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन इंग्लिश, अ होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन वुड एम टू डेवलप ऑल कैपेसिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, सोशल, फिजिकल, इमोशनल एंड मोरल इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जिस समग्र और बहुविषयक शिक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इस होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के द्वारा जो हमारे छात्र होंगे, जो हमारे विद्यार्थी होंगे, जो हमारे आने वाले युवा पीढ़ी होगी, उन सभी के अंदर विभिन्न क्षमताओं का विकास होगा। वे कौन कौन सी क्षमताएं होंगी प्रिय विद्यार्थियों? जिन क्षमताओं की आवश्यकता 21वीं शताब्दी में है, जैसे प्रिय विद्यार्थियों इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या बौद्धिक क्षमता, सौंदर्यात्मक योग्यता या एस्थेटिक एबिलिटीज, सामाजिक क्षमता या सोशल एबिलिटीज, शारीरिक क्षमता या शारीरिक योग्यता दैट इज फिजिकल एबिलिटी, भावात्मक योग्यता या इमोशनल एबिलिटी एंड साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों मोरल एबिलिटी या नैतिक क्षमता में भी वृद्धि होगी और इन सभी में एकीकृत तरीके से वृद्धि होगी। ध्यान दीजिए कि जितनी भी योग्यताएं हैं, जितनी भी क्षमताएं हैं, इन सभी में जो वृद्धि होगी वो क्या होगी? इन इंटीग्रेटेड मैनर। तो सभी जितनी भी क्षमताएं हैं, जितनी भी योग्यताएं हैं, सभी क्षमताओं, सभी योग्यताओं में एक एकीकृत रूप से, एक इंटीग्रेटेड मैनर से विकास होगा और ऐसा तभी संभव होगा जब हम एक होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और इसी होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन अर्थात समग्र और बहुविषयक शिक्षा को लेकर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बल दिया गया है कि आने वाले समय में 21वीं शताब्दी में एक
समग्र और बहुविषयक शिक्षा की आवश्यकता है और इस समग्र और बहुविषयक शिक्षा के द्वारा जिसका उद्देश्य होगा उसमें जो बालक या मनुष्य के सभी प्रकार की क्षमताओं का एकीकृत तरीके से विकास कर पाना संभव होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऐसी शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास दैट इज कला, मानविकी, भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण 21वीं सदी की क्षमता, सामाजिक जुड़ाव की नैतिकता, व्यवहारिक कौशल दैट इज सॉफ्ट स्किल्स जैसे संप्रेषण, चर्चा, वाद विवाद और एक चुने हुए क्षेत्र या क्षेत्रों में अच्छी विशेषज्ञता में मदद करेगी। प्रिय विद्यार्थी, इन इंग्लिश, such an education will help develop well-rounded individuals that possess critical 21st century capacities in field across the arts, humanities, languages, science, social sciences, and professional, technical, and vocational fields, an ethic of social engagement, soft skills such as communication, discussion, and debates, and rigorous specialization in a chosen fields or areas. फील्ड और फील्ड्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब ध्यान से देखिए कि जिस होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, इस होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के द्वारा जो हमारे छात्र होंगे, जो हमारे बालक होंगे, 21वीं शताब्दी की जो युवा पीढ़ी होगी, उन सभी का सर्वांगीण विकास होगा या ऑल राउंड डेवलपमेंट या वेल राउंडेड डेवलपमेंट होगा। और प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि वर्तमान में हम सभी लोग देखते हैं कि एक समस्या उत्पन्न होती है कि जो साइंस फील्ड में होता है उसको साइंस की नॉलेज अच्छी होती है लेकिन ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स की नॉलेज नहीं होती है। जो आर्ट्स के फील्ड में होता है उसको आर्ट्स की बारे में जानकारी होती है, मानविकी की जानकारी होती है, लेकिन साइंस में वो कमजोर हो जाता है, तकनीकी में कमजोर हो जाता है। इसी तरह पर विद्यार्थियों, जो लैंग्वेज के फील्ड के लोग होते हैं उनका लैंग्वेज का क्षेत्र तो अच्छा होता है लेकिन अन्य क्षेत्रों में वो कमजोर हो जाते हैं। तो ये जो कमियां हैं, ये जो समस्याएं हैं प्रिय विद्यार्थियों, इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए 21वीं शताब्दी की जो शिक्षा है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है जो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें यह बात कही गई है कि 21वीं शताब्दी या 21st सेंचुरी की एजुकेशन की आवश्यकता है कि हम एक होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन अपने छात्रों को, आने वाले युवा पीढ़ी को प्रदान करें। और इस होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के द्वारा हमारे छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा। ऐसा विकास होगा, छात्रों की सभी योग्यताओं या सभी क्षमताओं का विकास होगा, चाहे वो कला क्षेत्र की योग्यताएं क्षमताएं हो, मानविकी की योग्यताएं क्षमताएं हो, लैंग्वेज या भाषा की योग्यता क्षमता हो, साइंस की, विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की या व्यवसायिक या तकनीकी विषयों की योग्यता क्षमता की बात की जाए, इन सभी क्षमताओं या योग्यताओं का विकास होगा। और साथ साथ विद्यार्थियों, सामाजिक जुड़ाव की नैतिकता और व्यवहारिक कौशल या सॉफ्ट स्किल्स की बात की जाती है। 21वीं शताब्दी में उन सॉफ्ट स्किल्स की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। तो जो सॉफ्ट स्किल प्रिय विद्यार्थियों क्या है? संप्रेषण या कम्युनिकेशन, चर्चा या डिस्कशन, वाद विवाद या डिबेट, और साथ साथ एक चुने हुए क्षेत्रों में अच्छी विशेषज्ञता। तो इन सभी में जो है हमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और होलिस्टिक अप्रोच को लेकर के जब हम एजुकेशन देंगे अपने छात्रों को, तभी ही विकास हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से स्पष्ट है कि जो होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन जिसकी बात की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, इसके द्वारा हमारे छात्रों का, हमारे विद्यार्थियों का वेल राउंड डेवलपमेंट होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, और जिसमें क्रिटिकल 21st सेंचुरी कैपेसिटी जितनी भी हैं उन सभी का विकास होगा, चाहे वो आर्ट्स की बात हो, ह्यूमैनिटीज की बात हो, लैंग्वेज की हो, साइंस की हो, सोशल साइंस की हो, प्रोफेशनल, टेक्निकल या वोकेशनल फील्ड्स की बात हो, और साथ साथ एन इथिक ऑफ सोशल एंगेजमेंट या सॉफ्ट स्किल्स की बात हो। सभी का विकास छात्रों के अंदर हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी एक विषय को, किसी एक भाषा को या किसी एक क्षेत्र को अलग नहीं किया जा रहा है, बल्कि सभी क्षेत्र, सभी भाषा या सभी विषयों को एक साथ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में, होलिस्टिक अप्रोच में पढ़ाने का प्रावधान जो है, शिक्षा देने का प्रावधान नई शिक्षा नीति में किया गया है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि इस तरह की एक समग्र शिक्षा लंबे समय तक व्यावसायिक, तकनीकी और पेशेवर विषयों सहित सभी स्नातक कार्यक्रमों का दृष्टिकोण होगा। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, सच अ होलिस्टिक एजुकेशन शैल बी in the long term the approach of all undergraduate programs including those in professional, technical and vocational disciplines। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब काम की बात आ गई कि आने वाले समय में जब नई शिक्षा नीति 2020 का अनुपालन किया जाएगा
तो इसके अनुपालन में यह होगा कि आने वाले समय में जो एजुकेशन प्रदान की जाएगी वो कैसी होगी एजुकेशन, वह एक समग्र शिक्षा होगा, होलिस्टिक एजुकेशन होगा, जिसमें चाहे व्यवसायिक कोर्स की बात हो, तकनीकी कोर्स की बात हो या वोकेशनल कोर्सेज की बात हो, सभी जो है स्नातक कार्यक्रमों का दृष्टिकोण जो है क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, होलिस्टिक होगा। सच होलिस्टिक एजुकेशन शैल बी इन ए लॉन्ग टर्म द अप्रोच ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। जितने भी विद्यार्थियों स्नातक कार्यक्रम होंगे या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होंगे, अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, जितने भी कार्यक्रम होंगे, चाहे आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, एमबीबीएस हो, जो भी होगा विद्यार्थियों, सभी में क्या होगा, सभी विषयों को होलिस्टिक अप्रोच में पढ़ाया जाएगा विद्यार्थियों। तो सच होलिस्टिक एजुकेशन शैल बी इन द लॉन्ग टर्म द अप्रोच ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग दोज इन प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड वोकेशनल डिसिप्लिन। तो विद्यार्थियों, चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज की बात हो, प्रोफेशनल डिसिप्लिन की बात हो, टेक्निकल डिसिप्लिन की बात हो या वोकेशनल डिसिप्लिन की बात हो, सभी डिसिप्लिन में इसी होलिस्टिक एजुकेशन अप्रोच को आने वाले समय में अपनाया जाएगा और जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होंगे, जितने भी स्नातक कार्यक्रम होंगे, सभी स्नातक कार्यक्रमों को होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से विकसित किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा जो कि भारत के इतिहास में सुंदर ढंग से वर्णित की गई है, वास्तव में आज के स्कूलों की जरूरत है ताकि हम 21वीं शताब्दी और चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, इन इंग्लिश, a holistic and multidisciplinary education as described so beautifully in India's past is indeed what is needed for the education of India to lead the country in the 21st century and the fourth industrial revolution। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जिस होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी या समग्र और बहु शिक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 21वीं शताब्दी के लिए जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है प्रिय विद्यार्थियों, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो बनी है, उसमें कहा गया है कि एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा जो कि भारत के इतिहास में सुंदर ढंग से वर्णित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि समग्र और बहुविषयक जो शिक्षा है यह हमारे देश में भारत की शिक्षा में प्राचीन काल से ही दी जाती रही है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो कि भारत के इतिहास में सुंदर ढंग से वर्णित है, उसकी आवश्यकता आज 21वीं शताब्दी में है। 21वीं शताब्दी की जो स्कूल्स हैं, जो विद्यालय हैं, जो शिक्षा है, उसमें जो है इसकी जरूरत है ताकि हम 21वीं शताब्दी और चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर सकें। A holistic and multidisciplinary education as described beautifully in India's past is indeed what is needed for the education of India to lead the country into the 21st century and fourth industrial revolution। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से 21वीं शताब्दी और साथ ही साथ जो चौथी औद्योगिक क्रांति है, इसमें नेतृत्व करने के लिए आवश्यक है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति आने वाले समय में या 21वीं शताब्दी में जो एजुकेशन की पॉलिसीज बने, जो एजुकेशन का प्रोसेस हो, उसमें जो है जो छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाए वो होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन हो, समग्र और बहुविषयक शिक्षा हो, जिससे कि हम 21वीं शताब्दी में क्या कर सकें, लीड कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, हम 21वीं शताब्दी में चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर सकें, वहां पर हम लीडर बन सके, हमारा देश एक लीडर के रूप में उभर सके। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां तक कि अभियांत्रिकी संस्थान जैसे आईआईटी, कला और मानविकी के साथ समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। कला एवं मानविकी के छात्र भी विज्ञान सीखेंगे। कोशिश यही होगी कि सभी व्यावसायिक विषय और व्यवहारिक कौशलों को हासिल करें। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले समय में पूरा शिक्षा का जो परिदृश्य है, यदि 21वीं शताब्दी के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी है, इसका अनुपालन सही ढंग से हो गया तो आने वाले समय में पूरी शिक्षा पद्धति ही बदलने वाली है। प्रिय विद्यार्थियों, कहा गया है कि इवन इंजीनियरिंग स्कूल्स सच एज द IITs will move towards more holistic and multidisciplinary education with more arts and humanities, while arts and humanities students will aim to learn more science, while all will make an effort to incorporate more occasional subjects and soft skills। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यह आने वाले समय में बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है, एक क्रांतिकारी बदलाव होने वाला है। कहा जा रहा है
कि जो साइंस के छात्र होंगे, जो अभियांत्रिकी के, इंजीनियरिंग के छात्र होंगे, वे भी कला और मानविकी के विषय को पढ़ेंगे। जो कला और मानविकी के छात्र होंगे वे भी विज्ञान को, तकनीकी को पढ़ेंगे, वे भी व्यवहारिक कौशलों को सीखेंगे। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की यह कोशिश है कि जितने भी छात्र हों, चाहे कला के छात्र हों, मानविकी के छात्र हों, अभियांत्रिकी के छात्र हों, या चाहे जिस भी कोर्स के छात्र हों, सभी के अंदर जो है व्यवहारिक कौशल या सॉफ्ट स्किल्स का विकास हो सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यहाँ तक कि प्रिय विद्यार्थियों की अभियांत्रिकी संस्थान जैसे आईआईटी के हम लोग नाम सुनते हैं, तो आईआईटी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, आईआईटी में जो आईआईटी के स्टूडेंट्स होंगे, जो आईआईटी के छात्र होंगे, वे कला और मानविकी के साथ समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। और साथ ही जो हमारे कला और मानविकी के छात्र हैं वे भी साइंस का शिक्षा लेंगे, वे भी विज्ञान सीखेंगे। और हमारा यही कोशिश होगा, यह मोटो होगा, यह उद्देश्य होगा कि सभी व्यावसायिक विषय और व्यवहारिक विषय कौशल, सॉफ्ट स्किल्स को हासिल किया। अर्थात जितने भी छात्र हैं सभी लोग क्या करें, सभी जो है व्यवसायिक विषयों के बारे में सीखें, साइंस के बारे में सीखें, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में सीखें, कला और मानविकी की शिक्षा को ग्रहण कर पाए। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए, इवन इंजीनियरिंग स्कूल सच एज IITs विल मूव टुवर्ड्स मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन विथ मोर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं वो भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की शिक्षा प्राप्त करेंगे, व्हाइल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स विल एम टू लर्न साइंस। जो हमारे कला के छात्र हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो मानविकी के छात्र हैं, वे भी साइंस एजुकेशन को लेंगे, वे भी जो है विज्ञान सीखेंगे। व्हाइल ऑल विल मेक एन एफर्ट टू इनकॉर्पोरेट मोर वोकेशनल सब्जेक्ट्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। और हमारा उद्देश्य क्या होगा कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स और व्यावसायिक सॉफ्ट स्किल्स, जिसको हम लोग कह रहे हैं विद्यार्थियों, तो व्यवहारिक कौशल है सॉफ्ट स्किल्स, और साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा है, व्यावसायिक विषयों की शिक्षा सभी को प्राप्त हो सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से स्पष्ट है कि इसमें आने वाले समय में जो अभियांत्रिकी के छात्र होंगे, आईआईटी के छात्र होंगे, वे कला और मानविकी की शिक्षा ग्रहण करेंगे। कला और मानविकी के जो छात्र होंगे साइंस की शिक्षा ग्रहण करेंगे, और व्यावसायिक विषय और सॉफ्ट स्किल्स या व्यवहारिक कौशलों का ज्ञान सभी को प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कला, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में भारत की खास विरासत इस तरह की शिक्षा की ओर बढ़ने में सहायक होगी। प्रिय विद्यार्थियों, इन इंग्लिश, India's rich legacy in the arts as well as in the sciences and beyond will help significantly in making the move towards such an education an easy and natural transition। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ से ही अपने भारतीय शिक्षा की जो प्राचीन पद्धति रही है, जो प्राचीन विरासत रही है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि कला और विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में जो भारत की खास विरासत है, यह विरासत जो है इस तरह की शिक्षा में, अर्थात होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, समग्र और बहुविषयक शिक्षा की तरफ बढ़ने में हमारी सहायता प्रदान करेगी। India's rich legacy in the arts as well as in the sciences and beyond will help significantly in making the move towards an education and easy and natural transition। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि कला, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में भारत की जो प्राचीन विरासत है, जो खास विरासत है, जो प्राचीन पद्धति रही है, वह जो है हमें एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर बढ़ने में मदद करेगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कल्पनाशील और लचीली पाठ्यक्रम संरचनाएं अध्ययन के लिए विषयों के रचनात्मक संयोजन को सक्षम करेंगी और कई प्रवेश और निकास बिंदुओं के विकल्प होंगे। इस तरह से आज की कठोर अनुशासनात्मक सीमाओं को हटाकर आजीवन सीखने की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। इमेजिनेटिव and flexible curricular structure will enable creative combinations of disciplines for study and would offer multiple entry and exit points, thus removing currently prevalent rigid boundaries and creating new possibilities for lifelong learning। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, आने वाले समय में जो हमारी शिक्षा पद्धति है, जो हायर एजुकेशन है, प्रिय विद्यार्थियों, उच्चतर शिक्षा है, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। क्या परिवर्तन है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हमारा करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसके बारे में बात की जा रही है। जो करिकुलम का स्ट्रक्चर है प्रिय विद्यार्थियों, उसके बारे में कहा जा रहा है
कि कल्पना और लचीली पाठ्यक्रम संरचनाएं अध्ययन के लिए विषयों के रचनात्मक संयोजन को सक्षम करेंगी। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यहां पे कहा जा रहा है कि इमेजिनेटिव एंड फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर विल इनेबल क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ डिसिप्लिन फॉर स्टडी। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों कि आने वाले समय में जो वर्तमान समय में पाठ्यक्रम की संरचनाएं हैं उसमें बदलाव होगा, कुछ कल्पनाशील संरचनाएं होंगी और जो संरचनाएं होंगी, जो पाठ्यक्रम की संरचनाएं होंगी प्रिय विद्यार्थियों, वो कैसा होगा, वो फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा। एक ऐसा पाठ्यक्रम होगा प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा करिकुलम होगा जहां पर हमारे छात्रों के पास प्रवेश और निकास बिंदु होंगे, कई प्रवेश और निकास बिंदु, अर्थात उनके पास कई विकल्प होंगे कि वे जो है कभी जो है क्या कर सके, एग्जिट कर सके या एंट्री कर सके। तो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स होंगे। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक नई बात है जो हम सभी लोगों के लिए नई है कि कई प्रवेश और निकास बिंदुओं के विकल्प होंगे, वुड ऑफर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि जो आने वाले समय में जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुपालन किया जाएगा तो उस समय जो करिकुलम बनेंगे, जो पाठ्यक्रम संरचनाएं बनेंगे प्रिय विद्यार्थियों, वो फ्लेक्सिबल होगा, इमेजिनेटिव होगा और उसमें जो है एक नई बात होगी, वो होगा मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, अर्थात कई प्रवेश और निकास बिंदु होंगे। अर्थात छात्र जो है अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार कभी भी पाठ्यक्रम को बीच में ड्रॉप कर सकता है, छोड़ सकता है और वहां पे उसके कुछ जो है क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे। उन पॉइंट्स को लेकर के वो आगे दूसरे कोर्स में, दूसरे कार्यक्रम में या दूसरे विषय को ले सकता है। प्रिय विद्यार्थी वहां पे कुछ क्रेडिट मिलेगा उसको जितना वो पढ़ लिया है और उसी के आधार पर दूसरे विषय में या दूसरे कार्यक्रम में जा सकता है। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों आगे देखिएगा कि जो उसका कोर्स है या करिकुलम है, उसका जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को भी वो बीच में छोड़ सकता है। तो जब बीच में छोड़ देगा तो ऐसा नहीं होगा कि उसका 1 साल या 2 साल का जो है जो मेहनत है, जो उसकी 1 साल या 2 साल की स्टडी हो बेकार हो जाएगी, जैसा कि वर्तमान में होता है। तो जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू किया जाएगा, इसके अनुपालन में जब करिकुलम बनेगा, जब प्रोग्राम्स बनेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो वहां पे क्या होगा, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स होंगे और साथ ही साथ छात्रों के पास ये मौका होगा कि वह जो है अपनी आवश्यकता, अपनी रुचि के अनुसार कार्यक्रमों में बदलाव कर सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से जो वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि आज के समय में कठोर अनुशासनात्मक सीमाएं हैं। प्रिय विद्यार्थियों वर्तमान समय में हम लोग रिजिड बाउंड्रीज देखते हैं कि आपने यदि बीए में एडमिशन ले लिया और 1 साल 2 साल के बाद आपको लगता है कि हमको साइंस पढ़ना है तो आप साइंस नहीं पढ़ सकते हैं, या बीएससी में एडमिशन ले लिए तो 1 साल के बाद आप बीए में नहीं जा सकते हैं। या इसी तरह से प्रिय विद्यार्थियों जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सभी प्रोग्राम में वर्तमान समय में बहुत ही अनुशासनात्मक सीमा है, बहुत ही रिजिड बाउंड्रीज है। तो इस रिजिड बाउंड्रीज को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हटाने का जो है प्रस्ताव किया गया है और वहां पे जो है एक नई छात्रों को एक सुविधा दी जा रही है दैट जिसका नाम है कई प्रवेश और निकास बिंदु अर्थात मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स की सुविधा दी जाएगी प्रिय विद्यार्थियों, जिससे कि छात्र जो है अपनी आवश्यकता और अपनी रुचि के अनुसार जो है कार्यक्रमों में चेंज कर सकता है। वो अपना क्रेडिट जितना उसको मिला हुआ उस क्रेडिट को बनाए रखते हुए दूसरे कार्यक्रम में को भी ज्वाइन कर सकता है, एक कार्यक्रम को छोड़कर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग और यह स्पष्ट हो जाएगा कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्या है, पाठ्यक्रम में लचीलापन क्या है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर, मास्टर या डॉक्टरेट की शिक्षा कठोर अनुसंधान आधारित विशेषज्ञता प्रदान करने के साथ साथ एकेडमिक, सरकार और उद्योग सहित बहुविषयक कार्यों के अवसर भी प्रदान करेगा। प्रिय विद्यार्थियों ग्रेजुएट लेवल मास्टर्स एंड डॉक्टरल एजुकेशन इन लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन while providing rigorous research-based specialization would also provide opportunities for multidisciplinary work including in academic, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि जिस मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, इस मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन में जो मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज होंगे प्रिय विद्यार्थियों, जो बड़े और बहुविषयक विश्वविद्यालय होंगे, वो चाहे स्नातक स्तर ग्रेजुएशन की बात हो, मास्टर लेवल की बात हो या डॉक्टरल एजुकेशन की बात हो, तो स्नातक स्तर, मास्टर और डॉक्टरेट की शिक्षा के दौरान प्रिय विद्यार्थियों कठोर अनुसंधान आधारित विशेषज्ञता प्रदान करने के साथ साथ अकेडमिक या शिक्षा जगत,
सरकार और उद्योग सहित बहुविषयक कार्यों के अवसर भी प्रदान करेंगे। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि एकेडमिक्स के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेंटर में या फिर अन्य जो है क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर जो है छात्रों को प्रदान किया जाएगा। ग्रेजुएट लेवल्स और मास्टर लेवल और डॉक्टर लेवल एजुकेशन इन लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज व्हाइल प्रोवाइडिंग रिगरस रिसर्च बेस्ड स्पेशल, अर्थात जब हम एक कठोर अनुसंधान आधारित जो है कार्यक्रम या हम विशेषज्ञता प्रदान कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ भी वुड आल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी वर्क इंक्लूडिंग एकेडमिया, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री। अर्थात एकेडमिक क्षेत्र में, शिक्षा जगत में, सरकारी क्षेत्र में या गवर्नमेंट के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर जो विश्वविद्यालय है, जो बहुविषयक विश्वविद्यालय है, वो छात्रों को प्रदान करेंगे। तो कहने का अभिप्राय सीधा सीधा है कि किसी भी स्तर की शिक्षा हो, चाहे स्नातक हो, मास्टर है, डॉक्टरेट हो, सभी स्तर की शिक्षा में छात्रों को बहुविषयक विश्वविद्यालयों के द्वारा एकेडमिक के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में, इट में भी गवर्नमेंट और इंडस्ट्री, सरकारी क्षेत्र हो गया, उद्योग सहित उद्योग के क्षेत्र हो गए या अन्य क्षेत्र हो गए, उन सभी अन्य क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर भी छात्रों को प्रदान किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्चतर गुणवत्ता की समग्र और बहुविषयक शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। विषयों में कठोर बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्चतर गुणवत्ता की समग्र और बहुविषयक शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। विषयों में कठोर विशेषज्ञता के अलावा छात्रों को पाठचर्या में लचीलापन, नए और रोचक कोर्सेज के विकल्प दिए जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यह एक नई बात है, ये आने वाले छात्रों के लिए अवसर होगा। देखिए क्या कहा गया है कि लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस विल फैसिलिटेट द मूव टुवर्ड्स high quality holistic and multidisciplinary education, flexibility in curriculum and novel and engaging course options will be on offer to students in addition to rigorous specialization in subject और subjects। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि बातें जो कही गई हैं कि जो बड़े विश्वविद्यालय होंगे, लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज होंगे, प्रिय विद्यार्थियों जो मल्टीडिसिप्लिन पर आधारित विश्वविद्यालय होंगे, कॉलेजेज होंगे, उनमें उच्चतर गुणवत्ता की समग्र बहुविषयक शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। अर्थात हायर एजुकेशन में समग्र विषयों या होलिस्टिक अप्रोच को लेकर के मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन देने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे और साथ साथ विषयों में कठोर विशेषज्ञता के अलावा छात्रों को पाठचर्या में लचीलापन, नए और रोचक कोर्सेज के विकल्प दिए जाएंगे। ध्यान दीजिए कि जो उसके कोर सब्जेक्ट्स होंगे या कठोर विशेषज्ञता की जिसको हम लोग बात करें, अर्थात उसका जो मेन सब्जेक्ट होगा, उन मेन सब्जेक्ट के अलावा करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लचीलापन होगा और साथ ही साथ छात्रों के पास अवसर होगा कि नए और रोचक कोर्सेज को या नए और रोचक पाठ्यक्रमों को भी पढ़ सकें, उसके बारे में भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। लार्ज एंड मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस विल फैसिलिटेट द मूव टुवर्ड्स हाई क्वालिटी होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। अर्थात जो हमारे बड़े विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं वे सभी जो है होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुला एंड नोवेल एंड एंगेजिंग कोर्सेज ऑप्शंस विल बी ऑन ऑफर टू स्टूडेंट्स। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि करिकुला या करिकुलम जो हमारा है या पाठ्यक्रम जो है उसमें क्या होगा, लचीलापन होगा। नोवेल एंड एंगेजिंग कोर्सेज ऑप्शंस विल बी एन ऑफर टू स्टूडेंट्स, अर्थात नए और रोचक कोर्स जो है छात्रों को प्रदान किए जाएंगे। नए और रोचक कोर्सेज के बारे में भी वे छात्र जो है उसके पास ऑप्शंस होगा, विकल्प होगा कि नए और रोचक कोर्सेज का चयन कर सकें, उसकी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इन एडिशन टू रिगरस स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स, अर्थात उनका जो प्रमुख विषय होगा, जिन प्रमुख विषयों में वे विशेषज्ञता हासिल करेंगे, कठोर विशेषज्ञता अर्थात जो उनका प्रमुख या कोर सब्जेक्ट्स होगा उसमें वे विशेषज्ञता या स्पेशलाइजेशन ग्रहण करने के साथ साथ ही, स्पेशलाइजेशन एजुकेशन प्राप्त करने के साथ साथ ही नए और रोचक कोर्सेज को चुनने का विकल्प होगा उनके पास। जो करिकुलम होगा, जो पाठचर्या होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लचीलापन होगा कि वे नए और रोचक कोर्सेज का चयन कर सकें, उसकी भी शिक्षा जो है अपने अनिवार्य विषयों के साथ साथ कर सकें। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम निर्धारित करने में संकाय और संस्थागत स्वायत्तता द्वारा इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों
जैसा कि हम सभी लोगों ने पिछली क्लास में, पिछले वीडियोज में चर्चा किया था कि आने वाले समय में जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेज हैं या जो संकाय है, फैकल्टीज है, इन सभी को ऑटोनॉमस बनाया जाएगा, उन सभी को ऑटोनॉमी प्रदान की जाएगी। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि पाठ्यक्रम निर्धारित करने में संकाय और संस्थागत स्वायत्तता द्वारा इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। दिस विल बी इंकरेज्ड बाय इंक्रीज्ड फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी इन सेटिंग करिकुला। अर्थात जो हम लोग मल्टीडिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके निर्धारण में जो फैकल्टी और इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी प्रदान की जाएगी प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे संकाय होंगे और जो हमारे संस्था होंगे, इनको स्वायत्तता प्रदान की जाएगी कि वे अपने जो है रुचि के अनुसार, जो उनका फील्ड हो या जो संकाय जिसमें रुचि रखती हो, जो संस्था जो है जिसमें रुचि रखती हो, या जिन विषयों की शिक्षा अपने छात्रों को प्रदान करना चाहती है, उनको एक स्वायत्तता होगी, ऑटोनॉमी होगी और उसी के अनुसार वे पाठ्यक्रम का निर्धारण कर सकेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम का जो निर्धारण होगा होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन में, इसमें जो संकाय है अर्थात फैकल्टी और जो संस्था है, उन संस्थाओं को, उन संकायों को ऑटोनॉमी होगी, स्वायत्तता होगी, जिससे कि उनको प्रोत्साहन मिलेगा और वो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन या बहुविषयक शिक्षा को प्रदान कर सकेंगे। उससे रिलेटेड जो करिकुलम होगा उसको भी तैयार करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा शास्त्र में संचार, चर्चा, बहस, अनुसंधान और क्रॉस डिसिप्लिनरी और अंतर विषयक सोच के अवसरों पर अधिक जोर होगा। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, pedagogy of courses will strive for significantly less rote learning and an increased emphasis on communication, discussion, debate, research and opportunities for cross-disciplinary and interdisciplinary thinking। फिर विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि जो नई शिक्षा नीति में जो बात कही जा रही है होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारा पेडागोजी होगा, जो शिक्षा शास्त्र होगा, इसमें वर्तमान समय में जैसा देखने में आता है कि रोट लर्निंग अर्थात रटने की शिक्षा पर अधिक बल है। छात्र कुछ प्रश्नों के जवाब रट लेते हैं और उसको जो है परीक्षा में जाकर के लिख देते हैं और उनको जो है अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो जो यह प्रथा है प्रिय विद्यार्थियों, जो यह ट्रेंड चलता आ रहा है रोट लर्निंग का, इसको हमें कम करना है, कम से कम करना है। और हमको जो एम्फेसिस देनी है उस पर किस पर देना है? Increased emphasis on communication, discussion, debate, research and opportunities for cross-disciplinary and interdisciplinary thinking। अर्थात जो पेडागोजी होगा, जो शिक्षा शास्त्र होगा प्रिय विद्यार्थियों, उस पेडागोजी में जो छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाएगी, उसमें जो है छात्रों के अंदर जो है संचार की योग्यता या कम्युनिकेशन एबिलिटी पर बल होगा। जो पेडागोजी होगी उसमें चर्चा या डिस्कशन पर बल होगा, डिबेट या बहस पर बल होगा, साथ ही साथ रिसर्च या अनुसंधान पर बल होगा और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों क्रॉस डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग अर्थात क्रॉस डिसिप्लिनरी और अंतर विषयक सोच विचार के अवसरों पर अधिक बल दिया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आने वाले समय में जब नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुपालन किया जाएगा, तो उसके अनुपालन के परिणाम स्वरूप जो करिकुलम बनेगा प्रिय विद्यार्थियों, जो करिकुलम विकसित होगा और जो पेडागोजी एडॉप्ट की जाएगी, उस पेडागोजी में, उस करिकुलम में जो रोट लर्निंग या जो प्रिय विद्यार्थियों वर्तमान समय में रटने की जो एक ट्रेंड है, रटने की जो प्रवृत्ति है छात्रों की, इस पर कम से कम बल देते हुए कक्षा में या शिक्षण के दौरान या शिक्षण अधिगम के दौरान कम्युनिकेशन या डिस्कशन पर बल दिया जाएगा, चर्चा पर बल दिया जाएगा, संचार क्षमता की योग्यता के विकास करने पर बल दिया जाएगा, डिबेट या बहस पर बल दिया जाएगा और साथ साथ रिसर्च, क्रॉस डिसिप्लिनरी और अंतर विषयक सोच पर अधिक से अधिक बल दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, देश के विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों दैट इज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, भारत विद्या, कला, नृत्य, नाट्यकला, शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद एवं व्याख्या और अन्य ऐसे विषयों के विभागों को बहुविषयक भारतीय शिक्षा और वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित और मजबूत किया जाएगा। इन इंग्लिश में विद्यार्थियों, डिपार्टमेंट्स इन लैंग्वेजेस, लिटरेचर, म्यूजिक, फिलॉसफी, इंडोलॉजी, आर्ट, डांस, थिएटर
एजुकेशन, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्योर एंड अप्लाइड साइंसेज, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, translation and interpretation, and other such subjects needed for a multidisciplinary stimulating Indian education and environment will be established and strengthened at higher educational institutes across the country। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि जब नई शिक्षा नीति 2020 का अनुपालन किया जाएगा तो देश के जो विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थान हैं, इन सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, भारत विद्या, कला, नृत्य, नाट्य कला, शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद और व्याख्या और अन्य विषयों के विभागों में बहुविषयक भारतीय शिक्षा वातावरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों मल्टीडिसिप्लिनरी या बहुविषयक भारतीय शिक्षा और वातावरण को प्रोत्साहन करने पर बल होगा। अर्थात बहुविषयक भारतीय शिक्षा और वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित और मजबूत किया जाएगा। डिपार्टमेंट्स इन लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूजिक, फिलोसफी, इंडोलॉजी, आर्ट, डांस, थिएटर, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्योर एंड अप्लाइड साइंसेज, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन एंड अदर सच सब्जेक्ट्स नीडेड फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी स्टिमुलेटिंग इंडियन एजुकेशन। ध्यान दीजिएगा, मल्टीडिसिप्लिनरी स्टिमुलेटिंग इंडियन एजुकेशन अर्थात बहुविषयक भारतीय शिक्षा वातावरण एंड एनवायरनमेंट will be established and strengthened at higher educational institutes। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से स्पष्ट है कि आने वाले समय में विश्वविद्यालयों में या उच्च शिक्षा संस्थानों में एक बहुविषयक भारतीय शिक्षा और वातावरण की स्थापना करने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। मल्टीडिसिप्लिनरी स्टिमुलेटिंग इंडियन एजुकेशन एनवायरनमेंट will be established and strengthened at higher educational institutes across the country। प्रिय विद्यार्थियों इन विषयों में सभी स्नातक उपाधि कार्यक्रमों में क्रेडिट दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थी इसके बारे में हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा किया है कि जो मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स होंगे, विषय होंगे, इन विषयों में सभी स्नातक उपाधि कार्यक्रमों में क्रेडिट दिया जाएगा यदि वे ऐसे विभागों से या ओडीएल मोड के माध्यम से किए जाते हैं जब उन्हें हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की कक्षाओं में उपलब्ध नहीं कराया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोर्सेज फ्रॉम सच डिपार्टमेंट्स or courses in ODL mode in these subjects when they are not offered in class at the higher education institutes will be available as credits in all bachelor's degree programs। तो प्रिय विद्यार्थियों जिन मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, बहुविषयक शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि इन विषयों में सभी स्नातक उपाधि कार्यक्रमों में क्रेडिट की व्यवस्था की जाएगी। सभी में क्या दिया जाएगा? क्रेडिट दिया जाएगा यदि वे ऐसे विभागों या ओडीएल मोड के माध्यम से किए जाते हैं जब उन्हें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की कक्षाओं में उपलब्ध नहीं कराया जाता। अर्थात यह जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट या उच्चतर शिक्षा के जो संस्थान है वहां पर कक्षाओं में इन विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती है और वे ओडीएल मोड से या अन्य किसी माध्यम से इन विषयों की शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनको क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। कोर्सेज फ्रॉम सच डिपार्टमेंट्स विल बी अवेलेबल एज क्रेडिट इन ऑल बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के में जो है जो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स होंगे उन विषयों में क्रेडिट की व्यवस्था होगी, उनको क्रेडिट प्रदान किया जाएगा छात्रों को यदि जो है वे ऐसे विभागों या ओडीएल मोड के माध्यम से किए जाते हैं जिन्हें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की कक्षाओं में प्रदान नहीं किया जाता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऐसी समग्र और बहुविषयक शिक्षा के विचार को धरातल पर लाने के लिए सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लचीले और नवीन पाठ्यक्रम में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम और सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, पर्यावरण शिक्षा और मूल्य आधारित शिक्षा के क्षेत्र शामिल होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, टुवार्ड्स द अटेनमेंट ऑफ सच होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन द फ्लेक्सिबल एंड इनोवेटिव करिकुला ऑफ ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स शैल इंक्लूड credit based courses and projects in the areas of community engagement and service, environmental education and value based education। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि जिस होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, जिस समग्र और बहुविषयक शिक्षा की बात की जा रही है, इस समग्र और बहुविषयक शिक्षा के विचार को धरातल पर लाने के लिए जितने भी हमारे उच्चतर शिक्षा संस्थान हैं उन सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में लचीले और नवीन पाठ्यक्रम में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम और
प्रिय विद्यार्थियों, क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम और साथ ही साथ सामुदायिक जुड़ाव और सेवा के कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रम और मूल्य आधारित शिक्षा के क्षेत्र भी शामिल होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो उच्चतर शिक्षा संस्थान के कार्यक्रम होंगे, जो ग्रेजुएशन या स्नातक स्तर के कार्यक्रम होंगे, या जो भी कार्यक्रम होंगे प्रिय विद्यार्थियों, वे कैसे होंगे? एक तो लचीले होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, और सभी नवीन पाठ्यक्रमों में वे सभी नवीन पाठ्यक्रम क्या होंगे? क्रेडिट आधारित होंगे, उनमें क्रेडिट की व्यवस्था होगी। और साथ ही साथ ऐसे पाठ्यक्रम जो है समुदाय से जुड़े होंगे, सामुदायिक जुड़ाव और सेवा से जुड़े होंगे, पर्यावरण शिक्षा से जुड़े होंगे और मूल्य आधारित शिक्षा से भी वे सभी जुड़े होंगे। टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ सच ए होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, द फ्लेक्सिबल एंड इनोवेटिव करिकुला ऑफ ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो ध्यान दीजिएगा, करिकुला क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा, इनोवेटिव होगा, शैल इंक्लूड क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज। और जो कोर्सेज होंगे प्रिय विद्यार्थियों क्या होंगे? क्रेडिट बेस्ड होंगे, क्रेडिट आधारित कोर्सेज होंगे। एंड प्रोजेक्ट्स इन द एरियाज ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट, और उसमें प्रोजेक्ट्स की व्यवस्था होगी प्रिय विद्यार्थियों, और वे जो प्रोजेक्ट होंगे वे कम्युनिटी एंगेजमेंट या सामुदायिक जुड़ाव और सेवा से होंगे, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विसेज से होंगे, इन्वायरमेंटल एजुकेशन या पर्यावरण शिक्षा से होंगे, और साथ ही साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन या मूल्य आधारित शिक्षा से संबंधित प्रोजेक्ट्स पर आधारित होंगे, और साथ ही साथ क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज या क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम और साथ ही साथ सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, पर्यावरण शिक्षा और मूल्य आधारित शिक्षा के क्षेत्रों को शामिल करते हुए इन क्षेत्रों से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो है प्रोजेक्ट्स को करिकुलम या पाठ्यक्रम में शामिल करते हुए जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वे एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा को छात्रों को प्रदान करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग एनवायरमेंटल एजुकेशन या पर्यावरण शिक्षा की बात करें तो पर्यावरण शिक्षा में जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की शिक्षा प्रदान की जा सकती है, प्रदूषण या पोल्यूशन की शिक्षा प्रदान की जा सकती है प्रिय विद्यार्थियों। तो क्लाइमेटिक चेंज हो गया, प्रदूषण हो गया, अपशिष्ट प्रबंधन अर्थात वेस्ट मैनेजमेंट की शिक्षा भी दे सकते हैं, हाइजीन या स्वच्छता की शिक्षा दी जा सकती है, जैविक विविधता का संरक्षण अर्थात प्रिय विद्यार्थियों कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है उस बायोडाइवर्सिटी या जैविक विविधता का कैसे संरक्षण किया जाए इसकी शिक्षा दी जा सकती है, जैविक संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए विद्यार्थियों, जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उसका मैनेजमेंट कैसे हो, जो हमारा जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी है, जो फॉरेस्ट या वन है, वन जीव संरक्षण अर्थात जो हमारे फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं उनका कंजर्वेशन कैसे किया जाए, वन जीव संरक्षण कैसे किया जाए, और साथ साथ सतत विकास और साथ में रहने जैसे क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है। फिर विद्यार्थी इस तरह से जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन होगा, पर्यावरण शिक्षा होगा, उसमें जो है जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों का प्रबंधन और जैव विविधता, वन और वन्य जीव संरक्षण और सतत विकास जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं, मूल्य आधारित शिक्षा की बात करते हैं, तो मूल्य आधारित शिक्षा में मानवीय, नैतिक, संवैधानिक तथा सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों जैसे सत्य, नेक आचरण, शांति, प्रेम, अहिंसा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नागरिक मूल्य और जीवन कौशल, सेवा तथा सामुदायिक कार्यक्रमों में सहभागिता समग्र शिक्षा का अभिन्न अंग होंगे। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जिस होलिस्टिक एजुकेशन की बात की जा रही है उस होलिस्टिक एजुकेशन में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी होगा, विभिन्न प्रकार के मूल्यों की शिक्षा दी जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन विल इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिस्टिक अर्थात जो प्रिय विद्यार्थियों जिसको हम लोग मानवीय योग्यता कह रहे हैं, मानवीय मूल्य कह रहे हैं, एथिकल या नैतिक मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक मूल्य तथा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज या सार्वभौमिक मानवीय मूल्य जैसे प्रिय विद्यार्थियों ट्रूथ या सत्य, राइटियस कंडक्ट अर्थात नेक आचरण जिसको हम लोग धर्म भी कह सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, शांति या पीस, लव या प्रेम, नॉन वायलेंस या जिसको हम लोग अहिंसा नाम देते हैं, साइंटिफिक टेम्पर अर्थात हमारे छात्रों के प्रति, हमारे छात्रों के अंदर जो हमारे विद्यार्थी होंगे, जो युवा पीढ़ी होगी उनके अंदर जो टेम्पर है वो साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, सिटीजनशिप वैल्यू या नागरिक मूल्य का विकास करना, और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों लाइफ स्किल या जीवन के जो कौशल होंगे उन जीवन कौशलों का विकास करना भी प्रमुख जो है लक्ष्य होगा। प्रिय विद्यार्थियों, लेसन्स इन सेवा या सर्विस अर्थात छात्रों के अंदर सेवा या सामुदायिक कार्यक्रमों में सहभागिता की योग्यता या
सेवा एंड सर्विस इन पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स विल बी कंसिडर्ड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होलिस्टिक एजुकेशन। प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से जो हमारा होलिस्टिक एजुकेशन होगा या समग्र शिक्षा होगा, समग्र शिक्षा में पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन के साथ साथ मूल्य आधारित शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। और इस मूल्य आधारित शिक्षा में मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य, संवैधानिक मूल्य, सार्वभौमिक मानवीय मूल्य जैसे सत्य, अहिंसा, नेक आचरण, प्रेम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नागरिक मूल्य और जीवन कौशल, साथ ही साथ सेवा तथा सामुदायिक कार्यक्रमों में सहभागिता जो है, जो हमारा होलिस्टिक एजुकेशन हो गया, समग्र शिक्षा होगा, उसके अभिन्न अंग के रूप में होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे दुनिया तेजी से आपस में जुड़ती जा रही है, वैश्विक नागरिक शिक्षा दैट इज प्रिय विद्यार्थियों ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन या वैश्विक नागरिक शिक्षा समकालीन वैश्विक चुनौतियों की प्रतिक्रिया, शिक्षार्थियों को वैश्विक मुद्दों को समझने और अधिक शांतिपूर्ण, सहिष्णु और समावेशी, सुरक्षित और सतत समाज के सक्रिय प्रवर्तक बनने के लिए प्रदान किए जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि वर्तमान समय में जो है प्रत्येक देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पूरा जो विश्व है एक छोटी सी दुनिया हो चुकी है, जो अंतरराष्ट्रीय या जो इंटरनेशनलाइजेशन है प्रिय विद्यार्थियों, या यूनिवर्सलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है। इस ग्लोबलाइजेशन के एज में सभी देश जो है, पूरी दुनिया आपस में जुड़ती जा रही है। और जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन या इंटरनेशनलाइजेशन, अंतरराष्ट्रीयकरण या फिर भूमंडलीकरण बढ़ रहा है, अर्थात सारी दुनिया, सारे देश आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे वैश्विक नागरिक शिक्षा की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। अर्थात जो हमारी संकुचित भावना है देश की या राष्ट्र की या किसी प्रदेश की, इस संकुचित भावना से ऊपर बढ़ते हुए हमको जो है एक वैश्विक नागरिक बनना पड़ेगा। पूरे विश्व को जो है हमें अपना समझना पड़ेगा। जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, उसका विकास हमें अपने छात्रों के अंदर करना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहा गया है नई शिक्षा नीति 2020 में कि जैसे जैसे दुनिया तेजी से आपस में जुड़ती जा रही है, वैश्विक नागरिक शिक्षा समकालीन वैश्विक चुनौतियों की प्रतिक्रिया, अर्थात जो वैश्विक चुनौतियां हैं, उन वैश्विक चुनौतियां या ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, उनको हम कैसे चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं, इसके बारे में भी शिक्षा में छात्रों को प्रदान करना होगा। शिक्षार्थियों को वैश्विक मुद्दों को समझने और अधिक शांतिपूर्ण, सहिष्णु, समावेशी और सुरक्षित तथा सतत समाज के सक्रिय प्रवर्तक बनने के लिए प्रदान की जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले समय में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जब उसका अनुपालन होगा तो उसमें जो करिकुलम या पाठ्यक्रम विकसित किया जाएगा, उस करिकुलम या पाठ्यक्रम में वैश्विक नागरिक शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाएगा। और उसमें जो समकालीन वैश्विक चुनौतियां होंगी, उन वैश्विक चुनौतियों का सामना हमारे छात्र, हमारे विद्यार्थी या युवा पीढ़ी कैसे करेंगी, इसके बारे में भी शिक्षा उनको प्रदान की जाएगी। और साथ ही साथ शिक्षार्थियों को जो वैश्विक मुद्दे हैं, जो प्रिय विद्यार्थियों जो इंटरनेशनल जो है समस्याएं हैं, जो चैलेंजेज हैं, या जो मुद्दे हैं प्रिय विद्यार्थियों, वैश्विक मुद्दे जो है, ग्लोबल जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को समझने और साथ ही साथ पीस की शिक्षा दी जाएगी, शांति की शिक्षा दी जाएगी। तो उन मुद्दों को समझने और अधिक शांतिपूर्ण तरीके से सहिष्णु और समावेशी, सुरक्षित और सतत समाज के सक्रिय प्रवर्तक बनने की शिक्षा आने वाले समय में हमारे छात्रों को प्रदान की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, अंततः समग्र शिक्षा के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने ही संस्थानों में या अन्य उच्चतर शिक्षा या शोध संस्थानों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराएंगे, जैसे स्थानीय उद्योग, व्यवसाय, कलाकार, शिल्पकार आदि के साथ इंटर्नशिप और अध्यापकों और शोधार्थियों के साथ शोध इंटर्नशिप, ताकि छात्र सक्रिय रूप से अपने सीखने के व्यवहारिक पक्ष के साथ जुड़े और साथ ही साथ स्वयं के रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ा सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें ये एक नई बात है हम सभी लोगों के लिए कि कहा जा रहा है कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन होगा, जो समग्र शिक्षा होगा प्रिय विद्यार्थियों, इस समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो हमारे उच्चतर शिक्षा संस्थान है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उन्हें अपने ही संस्थानों में या अन्य उच्चतर संस्थानों में या शोध संस्थानों में छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने होंगे। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो है, जो समग्र शिक्षा की बात की जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि जो उच्चतर शिक्षा संस्थान है, वे अपने छात्रों को जो है इंटर्नशिप का अवसर देंगे, इंटर्नशिप का
मौका देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जो इंटर्नशिप होगा उसमें जो है स्थानीय उद्योग के साथ या व्यवसाय के साथ या कलाकार या शिल्पकार या आदि के साथ इंटर्नशिप का मौका जो है उच्चतर शिक्षा संस्थान प्रोवाइड कराएंगे। साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, अध्यापकों और शोधार्थियों के साथ शोध का मौका भी छात्रों को मिलेगा, ताकि जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वे सक्रिय रूप से अपने सीखने के व्यवहारिक पक्ष के साथ जुड़े और साथ ही साथ स्वयं के रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ा सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से नई बात है कि जो हमारा उच्चतर शिक्षा संस्थान होंगे वे जो है होलिस्टिक एजुकेशन या मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के अंतर्गत छात्रों को इंटर्नशिप का भी अवसर प्रदान करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, फाइनली एज अ पार्ट ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन, students at all higher education institutions will be provided with opportunities for internships with local industry, businesses, artists, craftsperson, etc., as well as research internship with faculty and researchers at their own or other higher education institutions, so that students may actively engage with the practical side of their learning and as a byproduct further improve their employability। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो होलिस्टिक एजुकेशन या एकीकृत शिक्षा की बात की जा रही है, एकीकृत शिक्षा में छात्रों को जो है इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा, इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। वो इंटर्नशिप लोकल इंडस्ट्री के साथ हो सकती है, बिजनेसेस के साथ हो सकती है, आर्टिस्ट के साथ हो सकती है, क्राफ्ट पर्सन के साथ हो सकती है, और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों रिसर्च इंटर्नशिप भी होगा जो कि फैकल्टी के साथ होगा। तो फैकल्टी और रिसर्चर के साथ जो है रिसर्च इंटर्नशिप का भी मौका दिया जाएगा, जिससे कि जो हमारे छात्र हैं उनको जो है सीखने के व्यवहारिक पक्ष के साथ जुड़े और साथ ही साथ वे अपने रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ा सकें। दैट बाय प्रोडक्ट फर्दर इंप्रूव देयर एम्प्लॉयबिलिटी, अर्थात जो रोजगार की संभावनाएं हैं उस रोजगार की संभावनाओं में भी वृद्धि हो सके। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है कि डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना में तदनुसार बदलाव किया जाएगा। स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के कई विकल्प होंगे। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, नई बातें आ रही हैं कि द स्ट्रक्चर एंड लेंथ ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स शैल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। द अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी ऑफ either 3 or 4 year ड्यूरेशन with multiple exit options within this period with appropriate certification। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि अब जो डिग्री की बात की जा रही है, जो डिग्री कार्यक्रम होगा या स्नातक उपाधि होगी प्रिय विद्यार्थियों, तो डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना में तदनुसार बदलाव किया जाएगा। क्या बदलाव होगा कि जो स्नातक की उपाधि प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक की उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के कई विकल्प होंगे। तो विद्यार्थियों जो हम लोग मल्टीपल एग्जिट की बात कर रहे थे, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की बात, तो यहाँ पे है कि जो स्नातक उपाधि होगी, जो ग्रेजुएशन के कार्यक्रम होंगे वे 3 या 4 वर्ष के होंगे और उसमें जो है कुछ सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, और साथ ही साथ मल्टीपल एग्जिट या निकास की भी व्यवस्था होगी। द स्ट्रक्चर एंड लेंथ ऑफ डिग्री प्रोग्राम शैल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। The undergraduate degree will be of either 3 or 4 years duration। तो प्रिय विद्यार्थियों जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा 3 या 4 साल का होगा विथ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस विद इन दिस पीरियड विथ एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट। जो एग्जिट ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, वो जो निकास के विकल्प हैं, निकास के साथ साथ उनको क्या मिलेगा, कुछ सर्टिफिकेट्स भी प्रदान किए जाएंगे। तो एग्जिट ऑप्शन विद क्या है, सर्टिफिकेट के साथ है। जब एग्जिट होगा छात्र तो उसको कुछ सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। जैसे प्रिय विद्यार्थियों उदाहरण के रूप में देख लेते हैं कि व्यावसायिक तथा पेशेवर क्षेत्र सहित किसी भी विषय अथवा क्षेत्र में 1 साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट, या 2 साल पूरा करने पर डिप्लोमा, या 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कहा जा रहा है कि चाहे वो व्यावसायिक कार्यक्रम हो या पेशेवर क्षेत्र का कोई भी कार्यक्रम हो, इन सभी कार्यक्रमों को 1 साल, 2 साल या 3 साल का को पूरा करने के बाद उनको विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट या डिग्री दी जाएगी। अ सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर इन अ डिसिप्लिन और फील्ड इंक्लूडिंग वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एरियाज, और डिप्लोमा आफ्टर 2 years ऑफ स्टडी, और बैचलर डिग्रीज आफ्टर 3 year ऑफ प्रोग्राम। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि जो भी कोर्सेज होंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल के, उन सभी कोर्सेज में जब 1 साल की शिक्षा पूरी कर लेगा बालक और उस समय एग्जिट करेगा तो उसको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल का जब कोर्स पूरा कर लेगा तो उससे डिप्लोमा मिलेगा प्रिय विद्यार्थियों, डिप्लोमा आफ्टर 2 years, और 3 साल के बाद उसको डिग्री मिल जाएगा, बैचलर डिग्रीज आफ्टर
3 ईयर प्रोग्राम था। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यहाँ पे जो मल्टीपल एग्जिट की बात हम लोग कर रहे थे, तो कोई छात्र, कोई विद्यार्थी जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेता है और वो 1 साल की शिक्षा पूरी करने के बाद छोड़ देता है, एग्जिट करना चाहता है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये 2 साल की कोर्स पूरा करने के बाद ड्रॉप करता है, छोड़ता है, एग्जिट करता है तो उसको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा और 3 साल की कार्यक्रम को पूरा करने पर उसको ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाएगी, बैचलर्स की डिग्री उसको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया है, जो कि एक नया और एक अच्छा जो है सुझाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम जिसमें बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि इस दौरान यह विद्यार्थी की रुचि के अनुसार चुने हुए मेजर और माइनर पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा समग्र तथा बहुविषयक शिक्षा का अनुभव लेने का अवसर प्रदान करता है। प्रिय विद्यार्थियों, the 4 years multidisciplinary bachelor programs, however, shall be the preferred option since it allows the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education in addition to a focus on the chosen major and minor as per the choice of the students। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने इससे पूर्व में चर्चा किया कि जो स्नातक प्रोग्राम होंगे, जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होंगे, प्रिय विद्यार्थियों जो बैचलर्स प्रोग्राम होंगे, वो 3 या 4 साल के होंगे। तो 3 साल का जो प्रोग्राम होगा वो तो सिंपल प्रोग्राम होगा प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन जो 4 साल का प्रोग्राम होगा, वो 4 वर्षीय प्रोग्राम जो होगा वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को बढ़ावा देगा और इसमें कुछ रिसर्च पर बल होगा। तो ध्यान दीजिए, 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम जिसमें बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो विद्यार्थी की रुचि के अनुसार उसे मेजर और माइनर पर ध्यान देकर केंद्रित करने के अलावा समग्र तथा बहुविषयक शिक्षा का अनुभव लेने का अवसर प्रदान होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो 4 इयर्स मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम होंगे, यहाँ पर छात्रों के पास अवसर होंगे, मौका होगा कि वे जो है अपने मेजर और माइनर्स का ध्यान में रखते हुए बहुविषयक शिक्षा या बहुविषयक शिक्षा का अनुभव प्राप्त कर सकें। प्रिय विद्यार्थी, 4 इयर्स मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम हाउएवर शैल बी द प्रीफर्ड ऑप्शंस। यह क्या होगा? जो 4 साल का स्नातक का कार्यक्रम होगा, यह प्रीफर्ड ऑप्शंस होगा। इट अलाउज द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस द फुल रेंज ऑफ होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। जिस होलिस्टिक अर्थात प्रिय विद्यार्थियों जिस हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, समग्र और बहुविषयक शिक्षा की बात कर रहे हैं, उस समग्र और बहुविषयक शिक्षा को पूरी तरह से 4 साल के मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम में प्राप्त किया जा सकता है। इन एडिशन टू फोकस ऑन द chosen major and minors as per the choices of the students। और इसमें प्रिय विद्यार्थियों जो जिन क्षेत्रों को छात्र चुनेगा, जो उसके मेजर एरियाज होंगे, माइनर एरियाज होंगे, वहां पर भी छात्रों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और उसके साथ साथ ही वह होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन या समग्र और बहुविषयक शिक्षा को अच्छी तरह से प्राप्त कर पाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक स्थापित किया जाएगा जो अलग अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थाओं से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप से संकलित करेगा, ताकि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा डिग्री दी जा सके। एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC shall be established which would digitally store the academic credits earned from various recognized higher education institutions so that the degrees from an higher education institute can be awarded taking into accounts credits earned। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक नई बात है हम सभी लोगों के लिए कि एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC की स्थापना की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा, जो एकेडमिक क्रेडिट बैंक होगा, इसी के द्वारा अलग अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थाओं से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप से संकलित करेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो बैंक है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये क्या करेगा कि अलग अलग उच्चतर शिक्षा संस्थान से जो क्रेडिट छात्र एकत्र किया रहेगा उसको जो है डिजिटली रूप से संकलित करेगा और उसी के आधार पर छात्रों को उच्चतर शिक्षा संस्थान के द्वारा डिग्री दी जाएगी। एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट शैल बी एस्टैब्लिश्ड which would digitally store academic credits earned from various recognized higher education institutions so that the degrees from higher education institute can be awarded taking into accounts credits earned। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात जो समझने वाली है कि एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगा और यह जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, यह छात्रों के द्वारा जो भी क्रेडिट विभिन्न
उच्चतर शिक्षा संस्थानों से प्राप्त किए जाएंगे उसको ये क्या करेगा, डिजिटली रूप से वह संकलित करेगा। और डिजिटली रूप से संकलित करने के बाद जब डिजिटली स्टोर कर लेगा यह एकेडमिक बैंक, उसी के आधार पर उसको डिग्री प्रदान की जाएगी कि उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसको डिप्लोमा दिया जाएगा या उसको डिग्री दी जाएगी। यह बेस करेगा कि वह जो है विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से कितनी क्रेडिट जो है एकत्र करता है और उन सभी क्रेडिट को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डिजिटली रूप से जो है संकलित किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। ऐसा प्रावधान नई शिक्षा नीति में किया गया है कि एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना आने वाले समय में की जाएगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि छात्र हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा निर्दिष्ट अध्ययन के अपने क्षेत्र या क्षेत्रों में एक कठोर शोध परियोजना को पूरा करता है तो उसे 4 वर्षीय कार्यक्रम में शोध सहित डिग्री भी दी जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, एक नई बात है, ध्यान दीजिएगा कि एक नया अवसर है आने वाले छात्रों के लिए कि द 4-year प्रोग्राम्स में आल्सो लीड टू अ डिग्री विथ रिसर्च if the students completes a rigorous research projects in their major areas of the study as specified by higher educational institute। प्रिय विद्यार्थियों, यदि कोई छात्र जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहा है, स्नातक कार्यक्रम कर रहा है और उसके दौरान वह कोई कठोर शोध परियोजना को पूरा करता है, कोई रिगरस रिसर्च प्रोजेक्ट को पूरा करता है, तो उसको जो डिग्री मिलेगी डिग्री विथ रिसर्च की मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यदि छात्र हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा निर्दिष्ट अध्ययन के अपने प्रमुख क्षेत्र या क्षेत्रों में से कोई एक कठोर शोध परियोजना को पूरा करता है तो उसे 4 वर्षीय कार्यक्रम में शोध सहित डिग्री प्रदान की जाएगी या शोध सहित डिग्री भी दी जा सकती है। A 4-year program may also lead to a degree with research if the students complete rigorous research projects in their major areas of study as specified by higher educational institute। तो प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले छात्रों के लिए एक अवसर होगा, एक बहुत ही अच्छा अवसर है, अपॉर्चुनिटीज है कि वो 4 साल का जो डिग्री प्राप्त करेंगे उस 4 साल की डिग्री में यदि वह कोई एक शोध परियोजना या रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी करते हैं तो उनको जो डिग्री मिलेगी वो डिग्री विथ रिसर्च मिलेगी, जो कि आगे जो है रिसर्च में इनरोलमेंट में उनकी मदद करेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उच्चतर शिक्षण संस्थानों को विभिन्न प्रारूपों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को मुहैया कराने की छूट होगी। द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑफर डिफरेंट डिजाइन्स ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगे उनके पास कुछ छूट होगी कि वह जो मास्टर्स प्रोग्राम है, स्नातकोत्तर कार्यक्रम है, वो विभिन्न प्रारूपों में, विभिन्न पैटर्न में या विभिन्न डिजाइन में छात्रों को प्रदान करें या छात्रों के लिए उपलब्ध कराएं, मुहैया कराएं। जैसे प्रिय विद्यार्थियों, पहला हो गया कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 3 साल का स्नातक कार्यक्रम पूरा किया हो उन्हें 2 वर्षीय कार्यक्रम प्रदान किए जा सकते हैं जिसमें द्वितीय वर्ष पूरी तरह से शोध पर केंद्रित होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक पहला पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो सकता है, वो ऐसे छात्रों के लिए होगा जिन्होंने 3 साल का अपना स्नातक कार्यक्रम कंप्लीट किया है। देयर में बी अ 2-year प्रोग्राम विद द सेकेंड ईयर डिवोटेड इंटायरली टू रिसर्च फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड द 3-year बैचलर्स प्रोग्राम। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से ऐसे छात्र जिन्होंने 3 साल का बैचलर प्रोग्राम किया है, स्नातक कार्यक्रम किया है, उनके लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, जो परास्नातक होगा, वो क्या होगा, 2 साल का होगा, 2 वर्षीय कार्यक्रम होगा। और ध्यान दीजिए कि जो दूसरा वर्ष होगा प्रिय विद्यार्थियों, जो सेकेंड ईयर होगा, वो पूरी तरह से रिसर्च ओरिएंटेड होगा, रिसर्च पर सेंटर्ड होगा, दैट विल बी इंटायरली बेस्ड ऑन द रिसर्च। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से ऐसे छात्र, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 3 साल का स्नातक कार्यक्रम किया है, जिन्होंने 3 साल की बैचलर्स डिग्री ली है, ऐसे छात्रों के जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, जो मास्टर प्रोग्राम होगा, वो 2 साल का होगा। और उसमें भी जो दूसरा साल होगा प्रिय विद्यार्थियों, दूसरे साल या द्वितीय वर्ष जो है पूरी तरह से रिसर्च बेस्ड होगा, पूरी तरह से शोध पर केंद्रित होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वे विद्यार्थी जिन्होंने 4 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम या शोध के साथ पूरा किया है, उनके लिए 1 वर्ष का स्नातकोत्तर कार्यक्रम होगा। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, फॉर स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग अ 4 years बैचलर्स प्रोग्राम विथ रिसर्च देयर कुड बी अ 1 year मास्टर्स प्रोग्राम। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि ऐसे छात्र जिन्होंने 4 साल का बैचलर प्रोग्राम किया है और वो 4 साल का जो बैचलर प्रोग्राम है वो रिसर्च के साथ है, शोध के साथ है, तो ऐसे छात्रों के लिए 1 वर्ष का स्नातकोत्तर कार्यक्रम होगा, 1 वर्ष का
पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स प्रोग्राम होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से एक अवसर है ऐसे छात्रों के लिए जिन्होंने 4 साल का स्नातक कार्यक्रम किया होगा विथ रिसर्च शोध के साथ, तो उनको जो है मास्टर्स प्रोग्राम या स्नातकोत्तर कार्यक्रम सिर्फ 1 साल में पूरा करना होगा। उनके लिए सिर्फ 1 साल का वह प्रोग्राम या कोर्स होगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 5 वर्षों का एक एकीकृत स्नातक या स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, एक नए कार्यक्रम की बात की जा रही है कि देयर में बी एन इंटीग्रेटेड 5 इयर्स बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम, अर्थात जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान है एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी लॉन्च कर सकते हैं। एक इंटीग्रेटेड या एकीकृत स्नातक या स्नातकोत्तर प्रोग्राम भी कार्यक्रम भी लॉन्च कर सकते हैं, चला सकते हैं, जो कि क्या होगा 5 सालों का होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, 5 वर्षों का एक एकीकृत स्नातक या एकीकृत स्नातकोत्तर कार्यक्रम भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा चलाए जा सकते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि पीएचडी की। तो पीएचडी के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या 4 वर्षों के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, पीएचडी करने के लिए, जैसा कि वर्तमान में आप सभी लोग जान रहे हैं कि पीएचडी करने के लिए स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, तो उसी तरह यहां पर भी आने वाले समय में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो सुझाव दिया गया है उसके अनुसार पीएचडी के लिए स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए और या तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा या तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो या 4 वर्ष का शोध के साथ स्नातक डिग्री हो। विद्यार्थियों, undertaking a PhD shall requires either a master's degree और 4 years bachelor's degree with research। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, या तो स्नातकोत्तर होना चाहिए या 4 साल का बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च होना चाहिए। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे छात्र जिन्होंने 4 साल का बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च किया होगा उनका 1 साल बच जाएगा और ऐसे छात्र जो है डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, या जिन्होंने मास्टर किया हो, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, वे छात्र पीएचडी कार्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जहां तक एमफिल कार्यक्रम की बात है, तो वर्तमान समय में जो एमफिल चल रहा है प्रिय विद्यार्थियों, इस एमफिल कार्यक्रम को, मास्टर ऑफ फिलॉसफी को बंद करने के बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि द एमफिल प्रोग्राम शैल बी डिसकंटिन्यूड, अर्थात जो वर्तमान में एमफिल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसको बंद कर दिया जाएगा आने वाले समय में, और जो पीएचडी कार्यक्रम चलाए जाएंगे, पीएचडी कार्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री वाला छात्र या 4 वर्षों के शोध के साथ स्नातक डिग्री करने वाला छात्र जो है प्रवेश ले सकेगा, एडमिशन ले सकेगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए आईआईटी, आईआईएम आदि की तर्ज पर मेरु बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी और इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानकों को अर्जित करना होगा। ये देश भर में बहुविषयक शिक्षा के उच्चतम मानक भी स्थापित करेंगे। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज फॉर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एट पार विथ आईआईटीज, IIMs, it's called MERUJ, that is multidisciplinary education and research universities will be set up and will aim to reach the global status of the example the Ivy League universities in US. They will help set the highest standards for multidisciplinary education across India। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक नई बात की जा रही है कि समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए IIT, IIM आदि की तर्ज पर मेरू की स्थापना होगी। प्रिय विद्यार्थियों, मेरूज की स्थापना होगी। मेरू क्या होगा? मेरू मतलब मल्टीडिसिप्लिनरी, M फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च एंड U फॉर यूनिवर्सिटीज। तो मेरूज की स्थापना की जाएगी, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज की स्थापना की जाएगी प्रिय विद्यार्थियों, जो क्या होगा? एक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालय होगा। और प्रिय विद्यार्थियों, इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य जो होगा वो होगा गुणवत्तर शिक्षा में उच्चतम वैश्विक नागरिकों को अर्जित करना, अर्थात जो वैश्विक मानक है प्रिय विद्यार्थियों, जो इंटरनेशनल या हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को, उन वैश्विक मानकों को अर्जित करने का उद्देश्य मेरूज के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा, मेरूज के द्वारा जो है प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। और ये देश भर में बहुविषयक शिक्षा के उच्चतम मानक भी स्थापित करेंगे, अर्थात जो प्रिय विद्यार्थियों जो मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं, जो बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय होंगे, जो मेरूज होंगे, वे देश भर में बहुविषयक शिक्षा के उच्चतम मानक भी स्थापित करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा,
समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए आईआईटी, आईआईएम आदि की तर्ज पर मेरू दैट इज मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी अर्थात बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मेरूज नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी और इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानकों को अर्जित करना होगा। ये देश भर में बहुविषयक शिक्षा के उच्चतम मानक भी स्थापित करेंगे अर्थात उच्चतम मानक जो है बहुविषयक शिक्षा के स्थापित करने का काम भी मेरूज का होगा। द मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज फॉर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एट पार विथ IITs, IIM, etc. called MERUs, that is multidisciplinary education research universities, will be set up and will aim to reach the global status. They will help set the highest standards for multidisciplinary education across India. चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उच्चतर शिक्षा संस्थान, स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों के केंद्र, अधिकतम उद्योग, अकेडमिक जुड़ाव और मानविकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सहित अंतर विषय अनुसंधान और स्थापना करके अनुसंधान और नवाचार पर फोकस करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात की जा रही है तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एज अ पार्ट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन विल फोकस ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन बाय सेटिंग ऑफ स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स, centers in frontier areas of research, greater industry academic linkages, and the interdisciplinary research including humanities and social science research। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे उच्चतर शिक्षा संस्थान हैं, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन पर फोकस करने के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन विल फोकस ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन। तो रिसर्च और इनोवेशन में फोकस करने के लिए वे क्या करेंगे? दे विल सेटअप स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स। तो स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना करेंगे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स की स्थापना करेंगे अर्थात प्रौद्योगिकी विकास केंद्र की स्थापना करेंगे, सेंटर्स इन फ्रंटियर एरियाज ऑफ रिसर्च अर्थात जो हमारे अनुसंधान या रिसर्च के जो प्रमुख क्षेत्र होंगे ऐसे प्रमुख क्षेत्रों के केंद्र स्थापित करेंगे, ग्रेटर इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेजेस अर्थात जो उद्योग हैं, इंडस्ट्री हैं, उन उद्योगों के साथ उद्योग अकेडमिक जुड़ाव को बढ़ावा देंगे, एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च अर्थात जो अंतर विषयी शोध होंगे उसको बढ़ावा देंगे, साथ ही साथ इंक्लूडिंग ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस रिसर्च मानविकी और सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान को भी बढ़ावा देंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो हमारे उच्चतर शिक्षा संस्थान होंगे वे स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करेंगे, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र की स्थापना करेंगे, अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों की स्थापना करेंगे, अधिकतम उद्योग अकेडमिक जुड़ाव केंद्रों की स्थापना करेंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, जो अधिकतम उद्योग अकेडमिक जुड़ाव अर्थात जो है ग्रेटर इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेजेस को बढ़ावा देंगे और साथ ही साथ मानविकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सहित अंतर विषयी अनुसंधान की स्थापना करके अनुसंधान और नवाचार पर फोकस करने का कार्य करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संक्रामक रोगों और वैश्विक महामारियों के परिदृश्य को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि उच्चतर शैक्षिक संस्थान संक्रामक रोगों, महामारी विज्ञान, वायरोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, वैक्सीनोलॉजी और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुसंधान करने की अगुवाई करें। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि वर्तमान समय में आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग कोविड-19 महामारी से गुजर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कोविड-19 महामारी जो एक संक्रामक रोग है, संक्रामक रोगों की महामारी है प्रिय विद्यार्थियों, तो उसका भी जिक्र जो है नई शिक्षा नीति 2020 में किया गया है और कहा गया है कि संक्रामक रोगों और वैश्विक महामारियों के परिदृश्य को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उच्चतर शिक्षा शैक्षिक संस्थान हैं, इस संक्रामक रोगों, महामारी विज्ञान, वायरोलॉजी, डायग्नोस्टिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, वैक्सीनोलॉजी और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में रिसर्च या अनुसंधान करने में अगुवाई करें। तो उच्चतर शैक्षिक संस्थानों का ये योगदान होगा, उनका ये रोल होगा कि जो महामारी है या फिर जो संक्रामक रोग है, इन संक्रामक रोगों या महामारियों से लड़ने के लिए वायरोलॉजी, डायग्नोस्टिक, इंस्ट्रूमेंटेशन और वैक्सीनोलॉजी और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में भी अनुसंधान को बढ़ावा दें, उन क्षेत्रों में भी अनुसंधान की अगुवाई करें। प्रिय विद्यार्थियों, छात्र समुदाय के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थान विशिष्ट हैंड होल्डिंग तंत्र को विकसित करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि छात्रों के बीच में, समुदायों के बीच में नवाचार या इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगे वे विशिष्ट हैंड होल्डिंग तंत्र को विकसित करेंगे। तो इस तरह से विशिष्ट हैंड होल्डिंग तंत्र के द्वारा छात्रों के बीच में, समुदायों के बीच में जो नवाचार होंगे, जो इनोवेशंस होंगे, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों,
एनआरएफ, जिसका नाम आप लोग पहले भी सुने होंगे, एनआरएफ दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो एनआरएफ उच्चतर शिक्षण संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अन्य अनुसंधान संगठनों में इस तरह के एक जीवंत अनुसंधान और नवाचार संस्कृति को सक्षम करने और समर्थन करने में मदद करने के लिए कार्य करेगा। द एनआरएफ विल फंक्शन टू हेल्प enable and support such a vibrant research and innovation culture across higher educational institutions, research labs and other research organizations। तो प्रिय विद्यार्थियों, एनआरएफ का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, एनआरएफ अर्थात नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इसका कार्य होगा कि उच्चतर शिक्षण संस्थानों में, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अन्य अनुसंधान संगठनों में इस तरह के जीवंत अनुसंधान और नवाचार संस्कृति को सक्षम करने और समर्थन करने में मदद करने का कार्य एनआरएफ के द्वारा किया जाएगा। द एनआरएफ विल फंक्शन टू हेल्प, इनेबल एंड सपोर्ट, अर्थात वो हेल्प करेगा, उनको सपोर्ट देगा, दैट विल हेल्प, इनेबल एंड सपोर्ट सच अ वाइब्रेंट रिसर्च एंड इनोवेशन कल्चर्स अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च लैब्स एंड अदर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। जिन क्षेत्रों की हम लोगों ने बात किया कि वैश्विक महामारियों के क्षेत्रों में या संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए महामारी विज्ञान, संक्रामक रोगों से और वायरोलॉजी, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंटेशन, वैक्सीनोलॉजी या अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुसंधान करने की अगुवाई जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट या उच्चतर शिक्षण संस्थानों को करना होगा। तो इन सभी कार्यों को करने के लिए जो एनआरएफ है विद्यार्थियों, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जो स्थापना की जाएगी, उसका कार्य होगा वो जो है मदद करेगा सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को कि वे रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ सके, वे विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च या अनुसंधान कार्य को कर सकें। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह आज की कक्षा में, आज की क्लास में हम सभी लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन के अंतर्गत समग्र और बहुविषयक शिक्षा या टुवार्ड्स मोर होलिस्टिक एजुकेशन या मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के बारे में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ प्रावधान किया गया है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। इसके बारे में विद्यार्थियों हम लोगों ने प्रारंभ में लिबरल आर्ट्स के बारे में देखा, उसके बाद हम लोगों ने एसटीईएम और दैट इज विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी और गणित की शिक्षा के बारे में देखा, और उसमें हम लोगों ने देखा कि एसटीईएम के साथ मानविकी और कला की शिक्षा को भी समाहित किया जाएगा। और जो ये समग्र और बहुविषयक शिक्षा होगा विद्यार्थियों, इसका उद्देश्य होगा कि छात्रों का जो है बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक, नैतिक, इन सभी का एकीकृत तरीके से विकास करना जो है इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य होगा। तो हम दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जो होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन है, इसका उद्देश्य जो है छात्रों का या विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा को लेकर के जो हमारे देश का प्राचीन शिक्षा पद्धति है, भारत की जो इतिहास है, उसका जो है इतिहास जो है बहुत ही सुंदर है, और जो इतिहास है वो 21वीं शताब्दी और चौथी औद्योगिक क्रांति में एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा का विकास करने में हमारा मदद करेगा। और 21वीं शताब्दी की शिक्षा या फिर जो चौथी औद्योगिक क्रांति है विद्यार्थियों, 21वीं शताब्दी और चौथी औद्योगिक क्रांति में नेतृत्व करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने छात्रों को समग्र और बहुविषयक शिक्षा या होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रदान करें। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो पाठ्यक्रम होगा वो क्या होगा, लचीला होगा, कल्पनाशील होगा, और उसमें छात्रों को जो है मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शंस रहेगा प्रिय विद्यार्थियों, और साथ ही साथ जो है क्रेडिट की व्यवस्था रहेगी। तो क्रेडिट की व्यवस्था और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के ऑप्शन के साथ साथ जो है जो शिक्षा शास्त्र हो, जो पेडागोजी होगा प्रिय विद्यार्थियों, उसमें संचार, चर्चा, बहस, अनुसंधान और क्रॉस डिसिप्लिनरी और अंतर विषयक सोच के अवसरों को अधिक से अधिक बल दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी विषय जो है एक अलग रूप से नहीं पढ़ाया जाएगा छात्रों को, बल्कि जितने भी विषय हैं सभी विषय जो है छात्रों को होलिस्टिक अप्रोच में पढ़ाया जाएगा। और हम लोगों ने यह भी चर्चा किया कि जो होलिस्टिक एजुकेशन या मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन होगा, उसमें एनवायरमेंटल एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन भी छात्रों को प्रदान किया जाएगा। और साथ साथ विद्यार्थियों, छात्रों को इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा कि वो स्थानीय उद्योग के साथ, व्यवसाय या कलाकार या शिल्पकार के साथ जो है इंटर्नशिप का कार्यक्रम करेंगे, और साथ ही साथ रिसर्च के फील्ड में अध्यापकों के साथ जो है शोध इंटर्नशिप जो है शोधार्थी करेंगे। और इसके बाद विद्यार्थियों हम लोगों ने देखा कि जो डिग्री का कार्यक्रम होगा, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन होगा वो या स्नातक की उपाधि होगी, वह 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी। प्रिय विद्यार्थियों, जो 3 या 4 वर्ष की अवधि की जो ग्रेजुएशन होगा, वहाँ पर
छात्रों के पास जो है मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन होगा। यदि 1 साल में कोई छात्र छोड़ देता है या एग्जिट कर जाता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में एग्जिट करता है तो डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल के कार्यक्रम के बाद उसको स्नातक की डिग्री मिलेगी। और 4 साल का जो स्नातक होगा विद्यार्थियों, उसमें बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा और छात्रों के पास ये ऑप्शन होगा कि वह जो है 4 साल की स्नातक की डिग्री में रिसर्च के बारे में भी पढ़ाई कर सके। और प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने भी देखा कि एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी, जिसके आधार पर जो विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से छात्र ने क्रेडिट ग्रहण किया है, क्रेडिट प्राप्त किया है, उसके आधार पर छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में भी चर्चा की। जो स्नातकोत्तर कार्यक्रम होंगे उसकी छूट होगी हायर उच्चतर शिक्षण संस्थानों को। प्रिय विद्यार्थियों, जो 3 साल के छात्र होंगे उनके लिए 2 वर्षीय कार्यक्रम होगा पोस्ट ग्रेजुएशन का। ऐसे छात्र जिन्होंने 4 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम शोध के साथ कंप्लीट किया होगा, ऐसे छात्रों के लिए 1 वर्ष का स्नातकोत्तर कार्यक्रम होगा और साथ ही साथ 5 वर्षों का इंटीग्रेटेड 5 ईयर बैचलर्स या मास्टर प्रोग्राम एकीकृत स्नातक या स्नातक कार्यक्रम भी हो सकता है। उसके उपरांत प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पीएचडी की बात की कि पीएचडी के लिए एडमिशन जो होगा, पीएचडी के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होंगे या स्नातकोत्तर डिग्री वाले छात्र होंगे वे एडमिशन ले सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। या ऐसे छात्र जिन्होंने 4 वर्षों की डिग्री प्राप्त की है, 4 वर्षों के डिग्री में उन्होंने शोध के साथ स्नातक डिग्री प्राप्त की है, वे एडमिशन लेंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो एमफिल कार्यक्रम है वो आने वाले समय में बंद कर दिया जाएगा। और प्रिय विद्यार्थियों, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आईआईटीज आईआईएम की तर्ज पर एक मेरू की स्थापना होगी, दैट इज बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय। एक जो है एक मॉडल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी जिसको हम लोग मेरूज कहेंगे या मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज कहेंगे, जो कि पूरे देश में बहुविषयक शिक्षा के उच्चतम मानक को स्थापित करेगा। प्रिय विद्यार्थियों, उसके बाद हम सब लोगों ने अंतर विषय अनुसंधान या स्थापना करने के लिए जो है जो जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होंगे वे फोकस करेंगे, इसके बारे में चर्चा किया। फिर हम लोगों ने चर्चा किया कि संक्रामक रोगों और वैश्विक महामारियों के परिदृश्य को देखते हुए जो रिसर्च होंगे, रिसर्च जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होंगे वे रिसर्च पर बल देंगे। वे वायरोलॉजी, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंटेशन, वैक्सीनोलॉजी या अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुसंधान पर बल देंगे। और इन सभी में जो एनआरएफ होगा, हमारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा, वे उच्च शिक्षा संस्थानों को मदद करेगा प्रयोगशालाओं की स्थापना करने में या फिर एक जीवंत अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को सक्षम करने में एनआरएफ जो है उच्चतर शिक्षण संस्थानों की मदद करेगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को पर आप कमेंट्स भी करिए। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या कोई समस्या है तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथियों, प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के खोज करके देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन बना है, घंटी का आकार बना है, यदि वह लाल है, रेड है तो उसको आप प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को चुनिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसके नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।